नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी रात में अकेले बाहर निकलने से डरने लगे, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक वाकया है जो खुद एक इंसान ने महसूस किया है। अगर आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप कमजोर दिल के हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसे अकेले मत सुनिए, खासकर रात में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी ही और भी सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनने को मिलेंगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आप सबका सपोर्ट ही हमें ऐसी और डरावनी कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक हकीकत है जो मैंने और मेरे दोस्तों ने खुद महसूस की थी। ये घटना 1980 में हुई थी। मेरे दोस्त ने बताई थी। वो कहता है कि जब हम 3 दोस्त में रोहित और दीपक उत्तराखंड के मुक्तेश्वर इलाके में एक रिपोर्टिंग के लिए गए थे। हमें पता नहीं था कि ये सफर हमारी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। मैं आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह तक कांप जाती है। वो सड़क, वो रहस्यमयी परछाइयां और वो औरत, हमने कुछ ऐसा देखा जो शायद इंसान के समझ से परे था। ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मुक्तेश्वर की है, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के लोगों को हिलाकर रख दिया। जो भी इस घटना के बारे में जानता है उसकी रूह तक कांप उठती है। आज भी रात के समय वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। 1980 की सर्दियों का वक्त था। अनिरुद्ध, एक स्वतंत्र पत्रकार जिसने हमेशा रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्टिंग की थी, उसे एक अजीब सी खबर मिली। मुक्तेश्वर के पास एक पुराना सुनसान रास्ता था, जहां पिछले कुछ महीनों में कई लोग लापता हो चुके थे। कोई भी वापस नहीं आया और जो बचे थे वो पागल हो चुके थे। गांव वाले इसे शापित रास्ता कहते थे। अनिरुद्ध के अंदर का जिज्ञासु पत्रकार जाग गया। वो तय करता है कि वो इस रास्ते पर जाके खुद पता लगाएगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो लोगों को निगल रहा है। अनिरुद्ध अपने दोस्त रोहित और दीपक के साथ कार में उस रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे ही वो उस वीरान सड़क पर पहुंचे, घना कोहरा छा गया। गाड़ी की हेडलाइट्स भी मुश्किल से कुछ फीट दूर तक रोशनी पहुंचा रही थी। रोहित ने धीरे से कहा, यार कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। दीपक ने हंसकर बात को टाल दिया, भाई तू बहुत हॉरर मूवी देखता है, ये सब तेरी मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन तभी गाड़ी के बोनट पर अचानक किसी ने जोर से हाथ मारा। तीनों के दिल की धड़कनें थम गईं। अनिरुद्ध ने जल्दी से बाहर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। दीपक ने घबराकर कहा, भाई वापस चलते हैं, लेकिन अनिरुद्ध जिद पर अड़ा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। लंबी काली साड़ी, खुले हुए उलझे बाल और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रोहित ने खिड़की से बाहर झांका और पूछा, मैडम आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से गर्दन घुमाई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे। तीनों की चीख निकल गई। अनिरुद्ध ने तेजी से गाड़ी घुमाई, लेकिन जैसे ही गाड़ी मोड़ी, सामने वही औरत खड़ी थी। अब वो उनकी तरफ दौड़ने लगी। दीपक हकलाते हुए बोला, भाई ये इंसान नहीं है। अनिरुद्ध ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया और किसी अदृश्य ताकत ने रोहित को बाहर खींच लिया। अनिरुद्ध और दीपक ने गाड़ी रोकी और रोहित को ढूंढने के लिए बाहर निकले। पूरी सड़क पर सिर्फ सन्नाटा था। रोहित का कोई नामो निशान तक नहीं था। तभी पास के जंगल से एक अजीब सी आवाज आई, किसी के रोने की आवाज। भाई वो रोहित है, दीपक बोला। वे दौड़ते हुए जंगल के अंदर गए और वहां जो देखा, उनकी सांसें थम गईं। रोहित पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। उसके शरीर पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। जब उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की तो रोहित ने अपनी सिर को उठाया और धीरे से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर बोल नहीं पा रहा था, किसी औरत के बारे में। और अगले ही पल वो जोर से चीखते हुए हवा में ऊपर उठ गया और अगले ही सेकंड वो गायब हो गया। रोहित की रहस्यमयी चीख के बाद जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा तक रुकी हुई लग रही थी। अनिरुद्ध और दीपक बुरी तरह कांप रहे थे। दीपक ने थरथराती आवाज में कहा, भाई रोहित गायब हो गया, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध का दिमाग अभी भी ये सब समझने की कोशिश कर रहा था। ये सब किसी की शरारत नहीं हो सकती, कोई ना कोई ताकत है जो हमें देख रही है। तभी पेड़ों के पीछे से सरसराने की आवाज आई। दोनों ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। किसी का कटा हुआ हाथ पड़ा था और वो धीरे धीरे हिल रहा था। दीपक ने उल्टी कर दी और अनिरुद्ध ने उसे खींचकर गाड़ी की तरफ भागना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वे वापस सड़क पर आए, गाड़ी गायब थी। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था।
दोनों घबराए हुए पैदल ही गांव की तरफ भागने लगे, लेकिन अंधेरे में रास्ता पहचानना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ बस कोहरा था। तभी एक औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस मत जाओ, उद्धरण चिन्ह। दीपक का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन है वहां? जवाब में सिर्फ हंसी सुनाई दी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो इतनी भयानक थी कि खून तक जम जाए। तभी अनिरुद्ध को अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही उसने वापस दीपक की तरफ देखा, दीपक वहां नहीं था। अब अनिरुद्ध अकेला था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दीपक, कहाँ हो भाई? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कांपते हुए पीछे देखा, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। दीपक हवा में उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी और के काबू में हो। दीपक ने धीमी आवाज में कहा, वो बस बड़बड़ा रहा था, समझ नहीं आ रहा था। अनिरुद्ध का पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। दीपक अब दीपक नहीं था, वो हवा में उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होठों पर अजीब मुस्कान थी। वो बस बड़बड़ा रहा था, समझ नहीं आ रहा था। दीपक की आवाज किसी और की तरह लग रही थी, भारी, गहरी और गूंजती हुई। अनिरुद्ध ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। चारों तरफ सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं, इंसानी आकृतियां, लेकिन उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। एक परछाई आगे बढ़ी और बुदबुदाई, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो गईं। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? कोई भी जवाब नहीं मिला। अनिरुद्ध ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को हिलाया और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। वो भागता गया, लेकिन पेड़ खत्म ही नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जंगल एक भूल भुलैया बन चुका है। तभी सामने एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखा। अनिरुद्ध के पास कोई और चारा नहीं था। वो दौड़कर अंदर घुसा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मकान के अंदर धूल ही धूल थी। चारों तरफ पुराने फटे कपड़े और टूटी हुई लकड़ियां पड़ी थीं। तभी कमरे के कोने में किसी के हिलने की आवाज आई। अनिरुद्ध ने धीरे से टॉर्च घुमाई और उसकी रूह तक कांप गई। वहां एक औरत बैठी थी, वही औरत जिसे उन्होंने सड़क पर देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधा जला हुआ मांस झूल रहा था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वो धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अनिरुद्ध पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कुछ अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें बंद होने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को जंगल के पास एक लवारिस गाड़ी मिली। गाड़ी के अंदर दीपक और रोहित का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ दूरी पर एक पुराना टूटा फूटा मकान था। जब पुलिस अंदर गई तो वहां अनिरुद्ध बेहोश पड़ा था। गांव वालों ने मना भी किया था। जब हम वापस नहीं लौटे तो गांव वालों ने पुलिस को खबर कर दी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके गले पर किसी के हाथों के गहरे निशान थे, मानो किसी ने उसे जबरदस्ती गला घोंटकर मारना चाहा हो। लेकिन वहां कोई और नहीं था। गांव वालों का कहना है कि जो भी उस रास्ते पर जाता है वो कभी वापस नहीं आता, ये पागल हो जाता है। आज भी उस जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आती रहती है, और अगर कोई रात के वक्त वहां से गुजरता है तो सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखती है, लंबे काले बाल, जली हुई शक्ल और खाली गड्ढों जैसी आंखें।